हे स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? उस एग्ज़ाम की समझ। और वो समझ आएगी उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने पर। इसलिए आइए इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th 2026 में चैप्टर 1 यानी रियल नंबर में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सोचोगे एक चैप्टर में कितना ही क्वेश्चन आ सकता है। आप सब जानते हो कि मैथ्स में दो तरह के पेपर आते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड, राइट? सबको पता है बेसिक एंड स्टैंडर्ड दो तरह के पेपर आते हैं और इन दोनों को मिला करके टोटल सीबीएसई 30 क्वेश्चन पेपर बनाता है, राइट? टोटल 30 क्वेश्चन पेपर बनता है और इन सभी पेपर्स में चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन पॉसिबल है इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो किस चैप्टर पर लाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है द नेचुरल नंबर 1 इज। तो हम सबको पता है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखो हम सबको पता है कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ये दोनों ही नंबर हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। और प्राइम नंबर का मतलब होता है जिस नंबर का केवल दो ही फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, है ना? और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो उस हिसाब से सबसे छोटा प्राइम नंबर निकल के आता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, दीज आर प्राइम नंबर्स। और हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रख सकते हो कि जितने भी प्राइम नंबर्स है ध्यान से देखो वो सारे ऑड नंबर्स हैं, लेकिन 2 एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन है। तो ये बात याद रख सकते हैं। और कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10 दिस आर कंपोजिट नंबर। तो तुम देख लो 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, इसलिए हमने 1 को क्या बोला है? इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और प्राइम नंबर हैज़, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है और प्राइम नंबर हैज़, और जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा छोटू सा है लेकिन है बड़ा प्यारा सा। मतलब इस क्वेश्चन में ना आपको सीबीएसई की चतुराई देखने को मिलेगा कि सीबीएसई एक छोटे से टॉपिक पे कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं, तभी तो पता चलेगा इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो देखो हम सबको पता है कि प्राइम नंबर, जैसे मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 5, मुझे बताओ प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं? 2। पहला होता है 1 और दूसरा खुद वही नंबर होता है। अब तुम ध्यान से देखो कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक फैक्टर ऐसा है जो अपने आप में प्राइम है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं तो तुम्हें बोलना है 2। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि प्राइम नंबर के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं तो वो केवल 1 होता है। कोई भी नंबर ले लो ना, जैसे 7 ले लो, तो 7 के कितने प्राइम फैक्टर? तो केवल 1 प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि 7 के तो टोटल 2 ही फैक्टर होंगे ना, 1 एंड 7। 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 7 प्राइम नंबर है, तो 7 के कितने प्राइम फैक्टर? तो 1। अब तुम ऑप्शन पढ़ो, एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स। गलत बात है ये तो। 7 के 2 फैक्टर होते हैं, ना कि 2 प्राइम फैक्टर होते हैं। समझिए बात को। अगर ये बोला जाता अ प्राइम नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स तो ये सही होता, राइट? लेकिन इन्होंने क्या बोला है? एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स, विच इज़ रॉन्ग। एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, यस यही तो सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन हम लोग थोड़ा सी और डी पे भी बात करेंगे। देखो, और प्राइम नंबर हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, ये कह रहा है कि प्राइम नंबर के कम से कम 1 प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो गलत बात है भैया। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 1 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, तो सी भी गलत है और डी भी क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द नेचुरल नंबर 2 इज़। अब हम सबको पता है 2 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, अभी अभी पढ़े हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंपोजिट ये बिल्कुल गलत है। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट बिल्कुल गलत है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ये भी गलत है। तो 2 कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 3 + √2 इज़। 3 + √2, देखो सबको पता है 3 + √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन यार टिक करके आगे बढ़ोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। हम ना इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि 3 + √2 इरेशनल नंबर क्यों है। अब अगर अच्छे से जान लोगे तो आगे के क्वेश्चन में भी तुम इसके मदद से बहुत कुछ कर पाओगे। देखो हम सब जानते हैं कि एक नॉन जीरो, ध्यान से सुनना, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, किसके साथ? किसी इरेशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट में आपको हमेशा क्या मिलता है? रिजल्ट में आपको
हमेशा मिलता है एक इरेशनल नंबर। ठीक है जी, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, कुछ भी करो, आपको आंसर में हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, अब तुम ध्यान से देखो, 3 कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। √2 कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। और इसीलिए एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम है तो ये हमेशा क्या होगा मेरे भाई? इरेशनल नंबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोला जा रहा है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट। देखो बोल रहा है कि अगर मैं 6 पे पावर कोई नेचुरल नंबर करूं तो हमें जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा उस नंबर का एंड किस डिजिट पर हो सकता है, मुझे ये बताना है। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं ना। हम लोग 6 पे पावर 1 कर देते हैं, 6 आएगा। 6 पे पावर 2 कर देते हैं, 36 आएगा। तो देखो एंड कहाँ पे हो रहा है? 6 पे। यहाँ भी एंड कहाँ पे हुआ? 6 पे। और 6 पे पावर 3 कर दो ना तो ये हो जाएगा 216। कहाँ पे एंड हो रहा है? तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं 6 पे पावर कुछ भी करूँ तो एंड कहाँ पे होता है? 6 पे। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 3 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। अब देखो इस बार बोला जा रहा है कि अगर मैं 3 पे पावर n करूँ तो जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा, है ना, जो भी आंसर हमें मिलेगा वो नंबर किस डिजिट पर एंड नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं। 3 पे पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा। कहाँ पे एंड हुआ? 3 पे। 3 पे पावर 2 करेंगे 9 आएगा। कहाँ पे एंड हुआ? 9 पे। 3 पे पावर 3 करेंगे 27। कहाँ पे एंड हुआ? 7 पे। 3 पे पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 81। कहाँ पे एंड हुआ? 1 पे। अब आप कहोगे कि सर 3 पे पावर 5, 6, 7 ये सब मुझे निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, अब आता है जी कॉन्सेप्ट। समझो, देखो जब भी आप किसी नंबर पे पावर, चाहे वो 3 ही क्यों ना हो, जब भी आप 3 पे, इसको ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी नंबर पे कोई नेचुरल नंबर पावर करते हो तो अच्छे से याद रखो कि 4 लगातार पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करने लगता है। यानी कोई भी नंबर हो, अगर आप उस पर लगातार पावर्स करते जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 पे पावर 1, 2, 3, 4। अब अगर आप 3 पे पावर 5 करोगे ना तो इसका एंड या तो 3 या 9 या 7 या 1 पे ही होगा। ठीक है जी, तो 3 पे या किसी भी नंबर पे कोई भी पावर करिए, 4 लगातार पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करने लगता है। इसीलिए अगर आप 3 पे कोई भी नेचुरल नंबर पावर करोगे तो इन चारों के अलावा यूनिट डिजिट पे कुछ भी आने की कोई संभावना नहीं है। यानी 3 पे पावर कुछ भी किया जाए तो उसका एंड या तो 3 पे होगा या 9 पे होगा या 7 पे होगा या 1 पे होगा। अब हमको इस ऑप्शन में से बताना है कि कहाँ पे एंड नहीं हो सकता है। तो देख लो 5 पे कभी भी एंड नहीं होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इन दोनों नंबर का क्या बताना है? हमें इन दोनों नंबर का HCF बताना है। तो है तो बहुत ईजी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो एक बार ना आप जल्दी से सॉल्व करके देखो और फिर आप आंसर मैच करना आपका सही है कि नहीं। तो चलो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा, 8 होगा, 0 हो जाएगा, राइट। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2, 4, 0। फिर 2 से करेंगे तो 1, 2, 0। फिर अगर मैं 2 से करूँगा तो ये 60। फिर अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 30। फिर अगर 2 से करूँगा तो 15। फिर अगर 3 से करूँगा तो 5। फिर अगर मैं 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो चलो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 1, 6। फिर अगर मैं 2 से करूँगा तो 108। फिर 2 से कर देंगे तो 54। फिर 2 से कर देंगे तो 27। 3 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तो 3। इसका मतलब मैं 960 को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 5। और मैं 432 को क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3। ऑलराइट, अब मुझे बताना है इसका HCF। अब हम सबको पता है HCF कैसे निकालते हैं नंबर्स का? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें देखना है कि इन दोनों नंबर में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। तो 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है कि नहीं। अब जो प्राइम फैक्टर कॉमन है हमें उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना होता है। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर तो 2 पे पावर 4 है, तो ले लीजिए। और कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है? 3 भी कॉमन है। यहाँ है 3 पे पावर 1 और यहाँ है 3 पे पावर 3। तो जो स्मॉलेस्ट पावर है वही पिक करेंगे, 3 पे पावर 1। अब 5 तो कॉमन ही नहीं है, इसीलिए हमें पिक करना ही नहीं है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलो अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पीछे, बट फिर भी चलो आंसर बता देते हैं। 5 पे पावर n, ठीक है जी। अगर मैं 5 पे पावर n करूँगा तो इसका एंड किस डिजिट पर होगा हमें ये बताना है। तो ट्राई कर लो ना। 5 पे पावर 1 करोगे तो 5 आएगा। 5 पे पावर 2 करोगे तो 25। 5 पे पावर 3 करोगे तो 125। यानी मैं 5 पे कुछ भी पावर कर रहा हूँ, एंड कहाँ पे हो रहा है? 5 पे हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। चलो 2 पे पावर n
कैन नॉट एंड विद द डिजिट, यानी अगर मैं 2 पे पावर कुछ करूँ तो ये नंबर कहाँ पे एंड नहीं हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं, 2 पे पावर 1 करेंगे तो 2, 2 पे पावर 2 करेंगे तो 4, 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8, 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16। अब हमें पता है कि 4 लगातार पावर के बाद डिजिट अपने आप को रिपीट करता है, तो अब कुछ भी पावर करो तो एंड या तो 2 पे होगा, 4 पे होगा, 8 पे होगा या 6 पे होगा। कोई नया डिजिट नहीं आएगा जहाँ पर 2 पे पावर n खत्म होगा मेरे भाई। यानी आप कितना बड़ा भी पावर कर दो, एंड या तो 2 या 4 या 8 या 6 पे ही होने वाला है। तो देख लो कहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, 0 पे एंड नहीं हो रहा है, 2 पे भी होगा, 4 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, लेकिन 0 पर एंड नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस नंबर इज़, ये कौन सा नंबर है। अच्छा देखो, इस नंबर को देख के तुम सीधा सीधा बता सकते हो कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, ध्यान से समझो। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं किसी नंबर को 2 या 2 से अधिक नंबर्स के फैक्टर्स, 2 या 2 से अधिक नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं, अगर मैं किसी नंबर को 2 या 2 से अधिक नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दूं तो वो सारे नंबर्स फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, यानी A B C ये सब क्या है, दीज आर फैक्टर्स ऑफ X। तो मुझे ये बताना है कि ये जो 3 × 11 × 13 + 3 है, क्या बता सकते हो कि इस नंबर का फैक्टर कौन कौन होगा। बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ तो बता सकते हो कि 2 फैक्टर होगा, पहला तो 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो हम इस नंबर को कंपोजिट बोल देंगे, और अगर यही दोनों फैक्टर आया तो प्राइम बोल देंगे। अब देख करके बताओ, ये जो हमारा नंबर है इसमें 2 टर्म है, पहला टर्म है ये और दूसरा टर्म है 3। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन कर लूँ तो ज़रा बोलो बचेगा क्या, 11 × 13 और +1। अब देखो, ये जो पूरा नंबर है ये 2 चीज़ों के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो चुका है। पहला नंबर है 3 और दूसरा नंबर ये कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो एक चीज़ ना बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि 3 भी इस नंबर का फैक्टर है और ये पूरा चीज़ भी इस नंबर का फैक्टर है। तो ये तो क्लियर हो गया, इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 फैक्टर होगा ही, खुद नंबर अपने आप का फैक्टर होगा ही, और इन दोनों के अलावा देखो एक और फैक्टर आ गया 3। इसका मतलब इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको केवल आंसर टिक करना है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस को भी समझना है तो थोड़ा सा और चलिए खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो मुझे ये बताओ कि ये जो नंबर है 3 × 11 × 13 + 3, अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये नंबर ऑड है या ये नंबर इवन है, अगर हमसे ऑप्शन में ये 2 चीज़ पूछा जाता तो कैसे बताते बोलो। बहुत जल्दी में इसको चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले ये ऑड और ये ऑड, और हमें पता है 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड आता है, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड आता है। और ये 3 कौन सा नंबर है, ये भी अपने आप में ऑड नंबर है। अब ध्यान से देखो, जब भी तुम 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे, ये भी ऑड और ये भी ऑड, और 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है मेरे भाई, इसको याद रखना है। 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। तो अगर हमें इस नंबर के बारे में कोई पूछे कि बताओ ये नंबर इवन है या ऑड है, तो मैं किस में टिक करता, ये नंबर इवन है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ से गायब हो गया। प्राइम भी नहीं है क्योंकि कंपोजिट है। अच्छा, तो मुझे ना ये चेक करके बताओ कि ये नंबर 13 से डिविजिबल क्यों नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। आप चेक कर लेना कि ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। चलो अगला करते हैं। इस नंबर के बारे में बोलना है कि ये कौन सा नंबर है। अच्छा, देख करके तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर ऑड नंबर है, और 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होगा। और एक ऑड नंबर में अगर 1 ऐड कर दो, क्योंकि 1 भी ऑड नंबर है, और 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो भी नंबर है इवन है। ठीक है, और इवन के साथ साथ 1 से ग्रेटर है, सॉरी 2 से भी ग्रेटर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है यार, तो ऑफकोर्स 2 से ग्रेटर है। तो अगर ये नंबर इवन है और 2 से ग्रेटर है तो प्राइम तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, इवन है तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता है। तुम कहोगे अरे इवन नंबर भी तो प्राइम होता है मेरे भाई, एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है, वो है 2, और मुझे पता है ये नंबर 2 से ग्रेटर है। और अगर 2 से ग्रेटर इवन नंबर है तो कभी भी प्राइम नहीं होगा। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर प्राइम नहीं है तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया कि 2 से डिविजिबल होगा। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 तो फैक्टर होगा ही, खुद नंबर अपने आप का फैक्टर होगा ही, और साथ में 2 भी एक फैक्टर है। तो लो 3 फैक्टर तो यहीं से आ गया। इसका मतलब हमारा नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। अच्छा, ऑड नंबर सरासर गलत, हमारा नंबर इवन है। और ये तुम चेक कर लेना कि ये नंबर 23 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ये कह रहा है डिविजिबल बाय 23, बट हमारा ये नंबर 23 से डिविजिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी।
चलो आगे बढ़ते हैं। द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज़ 1। अच्छा देखो, जब भी दो नंबर का HCF 1 हो जाए तो वो दोनों नंबर क्या होता है मेरे भाई, वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, वो दोनों नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। और अगर दो नंबर को प्राइम हो तो उसका LCM क्या होता है जानते हो, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है। तो एक तो तुम ऐसे भी आंसर कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, ध्यान से सुनना, कि हमने पढ़ा हुआ है कि दो नंबर के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। LCM मुझे पता करना है और HCF गिवन है 1 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो 1 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ से LCM निकल के आ जाएगा AB, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM फॉर द टू नंबर्स 3 एंड 5। अब देखो हमें अच्छे से पता है कि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, और अगर ये को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर का LCM उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो 3 और 5 का LCM कितना होगा, 15। HCF कितना होगा, को प्राइम नंबर है तो HCF होगा 1। तो चलो 1 में से 15 को माइनस कर देंगे तो आंसर मिलेगा जी -14, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ा जाए। ये रहा हमारा P और ये रहा Q और इन दोनों का LCM बताना है। तो LCM कैसे बताते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर लेना है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो चलो जल्दी से बताओ, 2 पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो हम लेंगे 2 पे पावर 3। 3 पे हाईएस्ट पावर 3 तो 3 पे पावर 3, और 5 पे हाईएस्ट पावर 1। इसका मतलब 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM। आगे बढ़ेंगे। 15 में हमें बताना है कि इन दोनों नंबर का LCM क्या होगा, और देखो इन दोनों नंबर का HCF दे दिया गया है। अब हम जानते हैं ना, अभी अभी तुरंत पढ़े हैं कि दो नंबर के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जानते हैं। अब देखो LCM हमें निकालना है और HCF मुझे पता है 25, और ये हो गया जी प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर। अब अगर आप 25 को यहाँ से इस तरफ डिवीज़न में ले आओ, है ना, इस तरफ से यहाँ डिवीज़न में ले आओ, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 13 टाइम्स में, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11050, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। अब आ गया जी एसर्शन एंड रीज़न। अब ध्यान से सुनना कहानी को। देखो एसर्शन रीजन में दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है एसर्शन और एक होता है रीज़न, है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी एसर्शन रीजन आएगा तो वहाँ पे आपको दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया जाएगा, एसर्शन एंड रीज़न। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को बिल्कुल अलग अलग सॉल्व करके हम ये पता करेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉल्स है। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए ना, तब हम ये चेक करेंगे कि रीज़न एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं, यानी एसर्शन का रीज़न पर डिपेंडेंसी चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। एसर्शन में क्या बोला जा रहा है, द प्राइम नंबर्स विच डिवाइड्स 36 ऑल्सो डिवाइड 6। देखो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को या किसी नंबर के क्यूब को या किसी नंबर पे पावर 4 को डिवाइड करता हो, सुनना, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, P मस्ट बी प्राइम। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, क्यूब को या पावर 4 को डिवाइड करता हो, देन डेफिनेटली वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड जरूर करेगा। पढ़े हैं हम लोग। ओके, अब देखो द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 36, अगर कोई प्राइम नंबर 36 को डिवाइड करता है। अब ये बताओ 36 6 का स्क्वायर है, तो अगर कोई नंबर 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो नंबर 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब एसर्शन क्या है मेरे भाई, ट्रू है। अब अगला रीज़न पढ़ो, रीज़न को ध्यान से पढ़ो और बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ये कह रहा है कि एनी नंबर, ध्यान से देखना, एनी नंबर विच डिवाइड्स P स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड्स P। अरे यार यही तो समस्या है, ध्यान से सुनना, बहुत बच्चा गड़बड़ करेगा। 99% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है, बट तुम मत करना, तुम ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है एनी नंबर, कि अगर कोई भी नंबर P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो P को भी डिवाइड करता है। हमने आपको क्या पढ़ाया है, ये चीज़ प्राइम नंबर के साथ होता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। लेकिन इन्होंने प्राइम लिखा ही नहीं है, ये कह रहा है एनी नंबर, कि कोई भी नंबर अगर P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड कर देगा। यार ये तो गलत बात है ना, ये क्या है, गलत बात है, यानी रीज़न हमारा हो गया फॉल्स। तो अब जल्दी से बता दो, एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एसर्शन में है कि √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। पूरी दुनिया को पता है कि √3 + √5 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये ट्रू है। और अगला पढ़ो, सम ऑफ
एनी टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। हा, ये तो गलत बात है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि दो इरेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करो, दो इरेशनल नंबर का तुम एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या चाहे डिवीज़न करो, जो रिजल्ट है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स हो जाएगा सरासर। तो ए हो गया ट्रू और आर हो गया फॉल्स। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो, HCF ऑफ दिस टू नंबर्स, पहला नंबर है ये, दूसरा नंबर है ये, और ये बोल रहा है कि इसका HCF ना 18m है। अच्छा जी, m क्या है, m इज एनी प्राइम नंबर। तो चलो ना निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा 36m² है, तो क्या मैं 36 को लिख सकता हूँ 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू m², ये हमारा पहला नंबर। और दूसरा नंबर है 18m, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू m। अब बोलो दो नंबर का HCF कैसे निकालेंगे हम लोग। जितने प्राइम फैक्टर है हमें देखना उसमें से कौन कौन कॉमन है, और जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर हमें पिक करना है। तो 2 कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो हम लेंगे यहाँ पर 2। 3 कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर है 3 पे पावर 2, और m भी कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर है m पे पावर 1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18m। वाओ, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है जी, असर्शन हो गया हमारा ट्रू। अब रीज़न पढ़ो, HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। बिल्कुल सही बात है, इसको बहुत बहुत बारीकी से समझना। जब भी आप 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF निकालोगे मेरे भाई, जब भी आप चाहे 2 नंबर का निकालो या 2 से अधिक नंबर का निकालो, तो HCF हमेशा जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। समझिए, जैसे अगर आप 4 और 6 का HCF निकालोगे तो HCF कितना आएगा, 2 आएगा। तो ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है HCF या तो उससे भी छोटा होगा या कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो 4 और 8 का HCF निकालो, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 4। इसको ध्यान से समझना, यानी HCF उन सारे नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होता है, HCF या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। और रीज़न में यही बात बोला जा रहा है, तो रीज़न भी क्या है, ट्रू है। अब आएगा मज़ा, असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू। अब हम एक तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब हम ये पता लगाएंगे कि क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी असर्शन सही है तो उसके सही होने के पीछे जो लॉजिक है क्या वो रीज़न प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ दिमाग में ठीक से सेट करिए प्लीज़। यानी अब हमें ये पता करना है कि असर्शन के सही होने के पीछे ये जो स्टेटमेंट है रीज़न में लिखा हुआ, क्या यही रीज़न है ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, इन दोनों नंबर का HCF 18m है, इसका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना है क्या। हाँ, सही पहला स्टेटमेंट भी है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीज़न में बोला जा रहा है कि दो नंबर का जो HCF है वो स्मॉलर नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे स्मॉलर होगा। क्या इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हमने HCF निकालने में किया है क्या, बिल्कुल नहीं। HCF निकालने का अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ भैया कि असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा जी, जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको 2-3 बार ध्यान से सुनना, समझना बात को। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन में क्या है, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a एंड b, HCF ऑफ a एंड b इज फैक्टर ऑफ LCM ऑफ a एंड b। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा उन नंबर्स के LCM को डिवाइड कर देता है। मतलब ये कि HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ, सुनना ध्यान से, फैक्टर ऑफ LCM, है कि नहीं। यानी अगर आप 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF निकालो तो HCF हमेशा LCM का एक फैक्टर होगा। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है। रीज़न पढ़ो, HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। मज़ा आने वाला है दोस्त। तुम बताओ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बताओ कि जो रीजन में स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है। दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। बिल्कुल सही बात है। HCF दिए गए नंबर्स का फैक्टर होता है। HCF का पूरा नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम जिन नंबर्स का HCF निकालते हो ना, HCF उन सारे नंबर्स का फैक्टर होता है।
क्लियर है बात। और एलसीएम क्या होता है, उन सारे नंबर्स का मल्टीपल होता है, यानी एलसीएम उन सभी नंबर्स से डिविजिबल होता है। अगर तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम 6 और 4 का एलसीएम निकालो, अगर तुम 6 और 4 का एलसीएम निकालो तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो देखो 12 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। और अगर तुम इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ 2 आएगा। तो अब देखो एचसीएफ हमेशा ही उन नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है जी बात। अब ध्यान से देखो एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो असर्शन में बोला जा रहा है कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, क्या उसी बात को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये बात दिमाग में सेट होने दो, ये बात दिमाग में सेट होने दो। देखो ये कह रहा है कि एचसीएफ ना उन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है, एचसीएफ उन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। अगर एचसीएफ डिविजिबल होता है तो मुझे पता है एलसीएम इन सारे नंबर्स से डिविजिबल होता है, यानी ये जो 12 है ये 6 और 4 से डिविजिबल है। तो 6 और 4 का जो फैक्टर होगा, 6 और 4 का जो फैक्टर होगा ये भी तो 12 को डिवाइड कर देगा। समझ रहे हैं बात को? यानी रीज़न भी ट्रू है मेरे दोस्त, रीज़न भी ट्रू है। और इस बार रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। 2-3 बार बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल्स पे गौर फरमाना, बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलो 20 नंबर, 4 पे पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। 4 पे पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर तुम 4 का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 2 पे पावर 2, इस पूरे नंबर पे पावर n, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 पे पावर 2n। अब बताओ ये जो पूरा का पूरा नंबर है, इस नंबर का केवल एक ही प्राइम फैक्टर है, वो है 2। और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर का 0 पर एंड होने के लिए उसमें 2 प्राइम फैक्टर जरूरी है, 2 और 5, और वो भी साथ में। यानी 2 भी प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 5 भी प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तभी 0 पर एंड होगा। लेकिन हमारे नंबर का केवल एक प्राइम फैक्टर है 2, 5 का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब कि 4 पे पावर n का एंड कभी भी 0 पर नहीं होगा। और यही तो कह रहा है बेचारा, यानी ट्रू कह रहा है, सही है ये। रीजन पढ़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पे पावर n इज यूनिक। सही बात है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यही तो कहना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, कि प्राइम फैक्टराइजेशन सभी कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है। तो ये भी ट्रू है, वाओ ये भी ट्रू है। लेकिन मुझे ये बताओ कि असर्शन के सही होने के पीछे यही रीजन जिम्मेदार है क्या? यानी 4 पे पावर n का एंड 0 पर नहीं होगा, क्या इसके पीछे रीजन यही है क्या? ध्यान से समझो, बहुत लोग बोलेंगे है, बहुत लोग बोलेंगे नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर का एंड 0 पर होने के लिए क्या जरूरी है? उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना। क्लियर है जी बात? ये अलग ही बात है। 0 पर एंड होने के लिए उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5। और ये क्या कह रहा है कि 4 पे पावर एंड का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। क्या ये कहीं से भी बोल रहा है कि 0 पर एंड होने के लिए 2 और 5 ज़रूरी है? नहीं, यानी ये अलग ही बात कह रहा है। सही कह रहा है लेकिन अलग बात कह रहा है। ये कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। भैया यूनिक में तो हो सकता है 7 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, वो भी यूनिक है। हो सकता है किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 7 हो, 11 हो, 13 हो, किसी नंबर का प्राइम फैक्टर ये सब हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूनिक होने से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि 0 पर एंड होगा। 0 पर एंड होने के लिए ज़रूरी कंडीशन है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है।